नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो कल हमने जयशंकर प्रसाद जी तक पढ़ लिया था। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने सब अध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। कौन कौन सी भाषाओं से परिचित थे? संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए जो जो पॉइंट जरूरी हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि निराला का देहांत कब हुआ था? सन 1961 में हुआ था। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से आपको याद रखनी है: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। ठीक है। उसके बाद निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ठीक है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रवेगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। कैसे कवि थे? छायावादी, मुक्त छंद का प्रयोग किया सबसे पहले रचनाओं में अपनी में। ठीक है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में यहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे उनकी जो रचना है उत्साह, वो एक आह्वान गीत है। ध्यान रखना है, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बादल के बारे में आपने याद रखनी है। फिर जो दूसरी रचना है यहाँ इसकी, वो है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो इसमें आपको निराला में इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि 10वीं की क्लास में क्षितिज बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम नागार्जुन को। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम आपने ध्यान रखना है, वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट गए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। आगे जो याद रखना है, उनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जुगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये सारी की सारी रचनाएं आपने याद रखनी है जो कि नागार्जुन की है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। फिर आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है। आगे है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान। उनको कई सारे सम्मान मिले हुए हैं। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मेन पॉइंट है कि उनको मैथिली भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया। ठीक है। भाषा याद रखनी है, मैथिली भाषा के लिए। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें एक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से
लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। तो यात्री नाम से कौन प्रतिष्ठित था? नागार्जुन। ठीक है, आगे वे व्यंग में माहिर थे। एक चीज़ और याद रखनी है कि वे व्यंग में माहिर थे। नेक्स्ट है हमारे गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में हुआ। कहाँ हुआ? गुना में, गुना मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन हो गया 1994 में। ठीक है, तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। ध्यान से याद रखना है, भीतरी नदी की यात्रा एक काव्य संग्रह है। जन्म कैद एक नाटक है। नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। ये तीनों ही मुख्य रूप से आपने याद रखनी है कि भीतरी नदी की यात्रा एक काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। ठीक है, नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। तो आगे इसमें हम देख लेते हैं जो मेन पॉइंट आएगा। आगे इनकी रचना से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। शाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि शाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि जीवन में सुख दुख दोनों की उपस्थिति के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट राइटर कौन है। ऋतुराज। आगे आ गया ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने कविता संग्रह? 8 प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मर्ण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत नृत्य और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ये आपने रचनाएं इनकी याद रखनी है। एक है मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत नृत्य और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और विहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सारे पुरस्कार थोड़े से नज़र से निकाल लेना, ये जो उनको मिले हुए हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो उनकी रचना कौन सी है? कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ऐसा बात है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। तो ये जी चीज़ें इनमें याद करनी है, बस मेनली आपको रचनाएं देखनी है। आगे है मंगलेश डवराल। मंगलेश डवराल, इनका जन्म हुआ 1948 में टिहरी गढ़वाल में के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित, यहाँ ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी। सन 1983 में
जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डवराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, ये मेनली आपको याद कर रखने हैं इनके कविता संग्रह। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे अगर आपको कोई मेन पॉइंट लगे तो नोट कर लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इधर से देख लेते हैं। संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। यहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है आपके याद करने वाला। आगे कौन है? आगे स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। वसुधा पत्रिका, ये पत्रिका का नाम आपने ध्यान रखना है। इसके बाद 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 13 कहानी संग्रह, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, आगे इसमें देख लीजिए, शैली में लिखा गया है रोचक किस्सा गोई शैली। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। ये याद रखना है कि वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। कौन सी शैली? रोचक किस्सा गोई। एक एक शब्द ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चारों सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है। उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पति, पशु पक्षियों से और इन सब में सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वयं प्रकाश। आगे है राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता के निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। इसके बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए और इनका जो 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारती, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। ये रचनाएं सारी की सारी आपने याद रखनी हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य वेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, ये मेनली आपको याद रखना है। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र। माटी की मूर्तें बहुत बार पूछा जा चुका है।
पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण। यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। ये उनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे है बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से। तो बाल गोविंद भक्त कैसी रचना है, इसकी विधा क्या है, ये रेखा चित्र है। माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। तो बस यही याद रखना है कि ये एक रेखा चित्र है। तो इसमें मध्यम से भक्त के बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन के सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो ग्रामीण जीवन की झांकी इसमें दिखाई गई है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जसपाल। जसपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक जिला शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। जसपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। उनकी शैली थी यथार्थवादी। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुख्य हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान कहानी संग्रह याद रखना, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास, झूठा सच क्या है, उपन्यास है जसपाल का। उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, भारत के विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है झूठा सच में। अमिता दिव्या पार्टी कामरेड कामरेड बहुत बार पूछा गया है ये कामरेड। अमिता दिव्या पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। उनके अन्य उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था। तो लखनवी अंदाज क्या है, एक व्यंग है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं की लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जसपाल। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और प्राग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ, हमने तो कृतियाँ मेनली देखनी है। काठ की घंटियाँ, क्वानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौं भौं, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है। ठीक है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे है सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय कक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। तो यहाँ तक आपने इसमें याद रखना है। तो जो हम आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तक कवर कर लिया, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, कुछ रचनाएं बाकी हैं वो हम कल देख लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कुछ फ़ायदा है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।